हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन अडा 24/7। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन अडा 24/7 पर वेलकम है। आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चली होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट सेशन में जुड़ जाइए एंड आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं विद इन द डेली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स सेशन में, है ना। तो फटाफट आप सभी लोग कनेक्ट हो जाइए एंड सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट मी नो दैट एवरीथिंग इज ओके ऑडियो एंड वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर रखा तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं डेली क्विजेस हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, एग्जाम वाइज पीडीएफ है, मिनी ई बुक है, करंट अफेयर्स वगैरह है, जॉब अलर्ट्स वगैरह है। ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाती हैं और आप आराम से सारा कंटेंट जो है बिना किसी हैसल के आप इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से जरूर जुड़ जाइएगा। एंड इसके अलावा मैं वीकली करंट अफेयर्स का जो है सेशन करता हूँ, जिसमें 15th ऑफ जुलाई से 21st ऑफ जुलाई तक का फर्स्ट पार्ट जो करंट अफेयर्स का, जिसमें टॉप 51 हम लोग एमसीक्यूज कवर अप करते हैं, उसका आज फर्स्ट पार्ट हुआ है और नेक्स्ट पार्ट हम लोग आने वाले जो है पर्टिकुलर डेज में हम लोग आपको देखने को मिलेंगे, तो उसका हम लोग सेकंड पार्ट कवर अप करेंगे। तो ये सेशन नहीं देखा तो ये सेशन जरूर देख लीजिएगा। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, बैंक महापैक पर ट्रिपल वैलिडिटी जो है आपको 3x बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें डबल वैलिडिटी प्लस 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब जो 6 मंथ्स का कोर्स है उस पर आपको 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा, दैट इज टोटल आपको 15 मंथ्स की वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी और महापैक पर। और मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, 79% का ऑफ आपको देखने को मिलेगा। कोड आपको यूज करना white56 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और एप्लीकेशन के थ्रू लेंगे तो आपको 1% का एक्स्ट्रा, कॉइन्स के थ्रू तो 80% का आपका डिस्काउंट का फायदा बिल्कुल यहाँ पर उठा सकते हैं। तभी भी अगर महापैक से नहीं जुड़े हैं तो महापैक से जुड़ जाइए। उसमें आने वाले अपकमिंग IBPS PO के बैचेस, RRB क्लर्क वगैरह के बैचेस, PO के बैचेस, IBPS क्लर्क के बैचेस, सभी कुछ आपको एक साथ एक जगह देखने को मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और वैसे भी IBPS PO का भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, शॉर्ट नोटिस हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया, आपने सेशन जरूर देख लिया होगा। 1 अगस्त से आपके IBPS PO की भी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है ना। तो बिल्कुल अब तो यार बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं ऑलरेडी, है ना। और IBPS PO भी आपको देखने को मिल जाएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस का तो नोटिफिकेशन आया ही असिस्टेंट में, आने वाले समय में LIC असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन जैसा सुनने में आ रहा है वो आ सकता है जल्दी। इसके अलावा SBI PO, SBI क्लर्क, बहुत सारी चीज़ें आगे लाइन है, तो जम के अच्छे से लग के तैयारी करिए। कहते हैं ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपने शिद्दत से, पूरी मेहनत से, ईमानदारी से अगर आपने एफर्ट डाल रखा है, सो दैट विल डेफिनेटली कन्वर्ट इनटू द रिजल्ट। वो रिजल्ट में जरूर कन्वर्ट होगा और ऐसा ही आप देख सकते हैं मनु भाकर के साथ। तो अगर आप फ्रंट पेज पर अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही, और ओलंपिक में हमें ओपनिंग जो है मेडल यहाँ पर दिलाया। और शूटिंग की अगर बात करें तो शूटिंग में पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने भारत को जो है मेडल दिलाया है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। लेकिन ये गोल्ड से कहीं ना कहीं हमारे लिए गोल्ड से बिल्कुल भी कम नहीं है। एंड 12 साल का शूटिंग की अगर मैं बात करूँ तो शूटिंग के सेगमेंट में 12 साल का ओलंपिक का जो सूखा है वो मनु भाकर ने खत्म किया। लेकिन कहते हैं ना, हर सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं पीछे एक स्टोरी होती है, जो अपसेट स्टोरी भी हमें देखने को मिल सकती है। टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें, टोक्यो ओलंपिक्स में पिछली बार ये चुकी थी वहां पर, तो फ्रॉम अ टीयर्स इनटू अ टोक्यो ओलंपिक्स टू द पोडियम इन द पेरिस, है ना। तो टोक्यो ओलंपिक में ये मेडल से चुकी थी, लेकिन यहाँ पर फाइनली जो है पेरिस ओलंपिक में इन्होंने अपना झंडा गाड़ा। और महज 22 साल की एज में, है ना, जब हम युवाओं को ये भी नहीं पता रहता हमें करना क्या चाहिए, उस पर्टिकुलर एज में ये भारत के लिए गोल्ड जो है मेडल इन्होंने दिलाया ओलंपिक के अंदर। ठीक है, तो मनु भाकर को ध्यान रखिएगा, 22 साल की एज में झज्जर हरियाणा से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर LIC का झारखंड से नहीं है तो नहीं, बिल्कुल भर सकती हैं, बिल्कुल भर सकते हैं आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर दीजिए, बस वहाँ आपके पेपर्स वगैरह होंगे, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और न्यूज़, है ना। तो पहली न्यूज़ हम देखें तो मैजिक पेन, है ना। मैजिक पेन की अगर मैं बात करूं तो ये आपको कंपनी आपको जो है देखने को मिल जाएगी, जो ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की तरह काम करती है। तो मैजिक पेन टू ऑन बोर्ड 100 के डिलीवरी पार्टनर्स और ONDC, है ना, ONDC प्लेटफॉर्म। ARC नहीं, ARC के भी हम आगे देखेंगे। ONDC प्लेटफॉर्म पर ये काम करते हुए आपको देखने को मिलेगी। ये फूड बिजनेसेस में आपको एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए देखने को मिलती है। तो हाइपर लोकल ई-कॉमर्स फ्रॉम फर्म दैट इज मैजिक पिन, इन्होंने प्लान किया है कि इन्वेस्ट करेंगे लगभग 100 करोड़ रुपीस, 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे ये अगले 3 महीने के अंदर, और ऑनबोर्ड करेंगे लगभग 1 लाख, अराउंड 1 लाख न्यू रेस्टोरेंट एंड क्लाउड किचन्स को ऑन द गवर्नमेंट बैक्ड ONDC प्लेटफॉर्म। आपको मैंने ONDC प्लेटफॉर्म के बारे में पहले ही बताया था, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में। अभी हमने लास्ट वीक ही कुछ न्यूज़ डिस्कस की थी, तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के बारे में हमने लास्ट वीक कौन सी न्यूज़ डिस्कस की थी, है ना। और मैं आपको हिंट देता हूँ, गूगल से रिलेटेड न्यूज़ थी। कितने लोग याद करके फटाफट बता सकते हैं?
है ना, कितने लोग फटाफट याद करके बता सकते हैं? ONDC का फुल फॉर्म है भाई ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ये यूपीआई सिस्टम है आपका पर्टिकुलर जो है ई कॉमर्स की दुनिया का, है ना। मैंने आपको बताया था कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है या बाकी अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े सेलर्स हैं, उनका तो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा प्रमोटेड वहाँ देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फेयर कॉम्पिटिशन की कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। ऐसे में सरकार ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए ध्यान से, ऐसे समझिए। आपको पता है जैसे अमेजॉन की अगर मैं बात करूँ तो या अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है या फिर ओला है, उबर है, इनमें से कोई खुद काम नहीं करता। कोई खुद काम नहीं करता, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ओला की खुद की ज़्यादा गाड़ियाँ आपको नहीं देखने को मिलेंगी। मतलब ओला का ड्राइवर अगर हम देखें तो ड्राइवर भी थर्ड पार्टी कोई और बंदा होता है, और कार भी वो किसी दूसरे बंदे की। तो जैसे मैं अपनी कार चाहूँ ओला में लगा दूँ। ओला क्या है? कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म है, जो कि जो लोग कहीं यात्रा करना चाहते हैं उनको, और जो लोग ड्राइवरिंग की सर्विसेज या कैब सर्विस देना चाहते हैं उनको जोड़ता है। ऐसे जोमेटो देखिए, जोमेटो खुद खाना नहीं बनाता। जोमेटो क्या करता है? रेस्टोरेंट्स को टाई अप करता है रेस्टोरेंट के साथ, जो रेस्टोरेंट फूड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको, और जिनको खाना खाना है उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आता है। तो ये क्या करते हैं? ये मार्केट प्लेस की तरह काम करते हैं। जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, उसमें बहुत सारे सेलर्स जुड़ते हैं, जिनको प्रोडक्ट बेचना है वो वहाँ पर जुड़ रहे हैं, और जिनको प्रोडक्ट खरीदना है वो वहाँ पर आ रहे हैं। तो बायर और सेलर्स को ये लोग मीट करें तो दे आर फंक्शनिंग एज अ मार्केट प्लेस। ये एक मार्केट प्लेस की तरह काम कर रहे हैं, और उसके लिए वो फीस चार्ज करते हैं। तो दीज मार्केट प्लेस बेसिकली चार्जेस अ वेरी हाई फीस, ये काफ़ी ज़्यादा फीस चार्ज करते हुए आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में सरकार ने कहा कि चलिए हम अपना क्यों ना खुद का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करें, जो कि क्या करे? सस्ता हो, अफोर्डेबल हो, और सभी लोगों को बराबरी का मौका दे। स्पेशली जो MSMEs हैं, छोटे लघु कुटीर उद्योग वाले लोग हैं, या जिनका छोटा बिजनेसेस है, जो बहुत ज़्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट या बाकी चीज़ों में नहीं खर्च कर सकते, उनके लिए भी हम एक प्लेटफॉर्म दें जिससे वो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच पाएँ। अदरवाइज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज का तो मोनोपोली हो जाएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक समय था कि हमारा हुआ करता था, लेकिन अब वो पराया हो चुका है। और वॉलमार्ट जो कि US की बड़ी जाइंट कंपनी है जो इस सेगमेंट में काम करती है, वॉलमार्ट का मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी फ्लिपकार्ट के अंदर। एक समय था सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ब्रदर्स ने इसको स्टार्ट किया था, और काफ़ी अच्छा इंडिया का स्टार्टअप था, बट फंडिंग्स के इशूज़ के चलते, फंडिंग्स ना ज़्यादा आने की वजह से जो है फाइनली जो है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने इसको जो है सेल आउट कर दिया था। अमेजॉन को देखें तो ये भी जेफ बेजोस के थ्रू बैक्ड आपको US की बड़ी जाइंट प्लेयर देखने को मिली। तो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं ये लोग। ऐसे में एक छोटा जो सेलर है उसके लिए इस मार्केट में कॉम्पिटिट करना, अपना प्रोडक्ट लाना और उसको बेचना, वो काफ़ी ट्रिकी टास्क हो जाता है। और गवर्नमेंट को लगे यार इन लोगों की मोनोपोली या डिओपोली हो गई कि दो ही प्लेयर बड़े रहे और पूरा हमारा ई कॉमर्स का $multi-billion का मार्केट डोमिनेट कर दें। तो ऐसे में सरकार ने अपनी एंट्री की यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ONDC नेटवर्क। ONDC नेटवर्क है ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसमें हम सेलर्स जो बेचने वाले हैं उनको ऐड करते हैं, और जो बेसिकली खरीदने वाले हैं हम लोग इससे प्रोडक्ट्स जो है ऑर्डर कर सकते हैं। अब ONDC प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई प्रोडक्ट अगर बेचता है तो एक्चुअली वहाँ पर कॉस्टिंग बहुत कम हो जाती है, वहाँ पर जो चार्जेस हैं वो बहुत ही कम है, और फेयर कंपटीशन आपको देखने को मिल जाता है, वो इसका फ़ायदा होता है। और अगर आपको याद हो जो मैंने न्यूज़ पढ़ाई थी, गूगल ने जो है मेट्रो टिकट है ना अगर बात करें तो कोची मेट्रो जो है कोची मेट्रो, चेन्नई मेट्रो का जो टिकट है उसकी बुकिंग के लिए जो है ONDC प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया था। लास्ट वीक ही हमने न्यूज़ पढ़ी थी, हमने पढ़ा था गूगल ने एक नया मैप में अपडेट जो है लॉन्च किया है, जिसमें फ्लाईओवर की आपको अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगी। और इंडिया पहला ऐसा कंट्री बना है जिसमें चार्जिंग पॉइंट्स, 2 व्हीलर्स के लिए कहाँ चार्जिंग स्टेशन है उसके बारे में ऐप में अपडेट कर दिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैजिक पिन जो है ये लगभग अराउंड 1 लाख रेस्टोरेंट्स जो है और क्लाउड किचन्स को यहाँ पर ऑन बोर्ड करेगा थ्रू द बैक्ड बाई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो कि आपको ONDC देखने को मिलेगा। कंपनी ने ये संडे को कहा मैजिक पिन जो है विल इन्वेस्ट फंड्स टुवर्ड्स द ऑफरिंग ऑन बोर्डिंग सर्विसेज लाइक जीरो कमीशन है, जीरो ऑन बोर्डिंग फीस है, ये सब इसका फायदा है, एंड फ्री होम डिलीवरी वगैरह आपको इसके थ्रू देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस वन। और हमारा जो डिजिटल इकोनॉमी जो है हम उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, और ये हाई कमीशंस वगैरह जो है काफ़ी आपको देखने को मिल रहा है, उसकी जगह आपको ये एडवांटेज करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ONDC प्लेटफॉर्म में हमें जो प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम्स को हम फिनिश करते हुए यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन। अगला है श्रीराम ग्रुप की। अगर बात करो तो श्रीराम ग्रुप को RBI की तरफ से अप्रूवल मिल गया है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है टू सेटअप अ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ARC कंपनीज की अगर बात करें फ्रेंड्स तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर
जो है बैंक्स की बैड एसेट्स को रिकवर करने के लिए काम करती हैं। इनको हम लोग कहते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एआरसी कंपनीज। एआरसी कंपनीज क्या करती है फ्रेंड्स? कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम करती हैं, जो बैंक का बैड डेट या बैड एसेट्स जो है उसको रिकवर करती हैं। आपको याद हो मैंने आपको बताया था जो सारफासी एक्ट है ना, जिससे बैंक्स का बैड एसेट रिकवर होता है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो जो सारफासी एक्ट के तहत जो बैंक्स कार्रवाई करते हैं और बैंक्स को पैसा जो रिकवर करना होता है वो इसी जो है एआरसी कंपनीज की मदद से काम करते हैं। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है किसको? श्रीराम ग्रुप को, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो चेन्नई बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट श्रीराम ग्रुप इज सेट टू एंटर इन द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बिजनेस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। इसी फाइनेंशियल ईयर से यहाँ पर इनका काम हो जाएगा और इन्होंने रिसीव किया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टॉप कंपनी एग्जीक्यूटिव ने बताया बिजनेस स्टैंडर्ड को। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से ये आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएगी और इन्होंने एआरसी कंपनीज के बिजनेस को मैनेज करेंगे। तो इन्होंने बताया कि वी हैव रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द एआरसी बिजनेस एंड वी आर वर्किंग ऑन द बोथ एआरसी एंड वेल्थ मैनेजमेंट के तौर पर यहाँ पर काम करेंगे। इनके जो एग्जीक्यूटिव हैं, वाइस चेयरमैन है श्रीराम फाइनेंस के मिस्टर उमेश रेवंकर, है ना, और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन भी है। इन्होंने इस बात को बताया कि श्रीराम को जो है एआरसी कंपनीज के लाइसेंस के लिए यहाँ पर अप्रूवल मिला है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बेसिकली फंक्शन एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस टू रिकवर द मनी। आपको याद हो 1-2 वीक में पहले हमने एआरसी से रिलेटेड एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एआरसी कंपनीज की ग्रोथ हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो उस समय हम थोड़ा सा खुश हुए थे कि एआरसी कंपनीज की ग्रोथ डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रही है। उसका कारण क्या है कि बैंक्स का एनपीए का परसेंटेज कम हुआ है, बैंक्स के एनपीए में हमें गिरावट देखने को मिल रही है एंड बिकॉज ऑफ बैंक्स का एनपीए कम हुआ है तो कहीं ना कहीं एआरसी कंपनीज की ग्रोथ में उतनी ज़्यादा तेजी हमें नहीं देखने को मिल रही है जितनी ज़्यादा तेजी पहले हुआ करती थी। ऑलमोस्ट ग्रोथ गिर के लगभग 15% के राउंड बची थी। उस पर भी हमने चर्चा की थी, अगर आपको पिछली न्यूज़ याद हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। रशिया की अगर बात करें, रशियन ऑयल हम काफ़ी बड़े क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं और रशिया इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड्स में से एक आपको देखने को मिल जाएगा। सो फ्लो ऑफ रशियन ऑयल स्टेज कोर्स इन जुलाई। तो जुलाई के मंथ की अगर बात करें तो जुलाई के मंथ में भी रशिया से हमने ठीक ठाक क्वांटिटी में आपको जो है ऑयल परचेज करते हुए हमें जो है देखने को मिला और रशियन ऑयल्स पर हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिपेंडेंसी हमें देखने को मिलेगी। तो लो डिस्काउंट फेल अगर हम देखें तो रशिया से कहीं ना कहीं डिस्काउंट में तो हमें थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगी, बट स्टिल द लो डिस्काउंट फेल्स टू इम्पैक्ट पीकिंग ऑर्डर कंटिन्यूइंग रिलायंस ऑन रशियन सप्लायर्स हेल्प्स टू ग्रुप जीआरएमएफ रिफाइनरीज की अगर बात करें तो बड़े लेवल पर हम यहाँ पर हम देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें रशिया इज इंडियाज करेंटली बिगेस्ट सप्लायर की अगर हम बात करें आपको देखने को मिलेगा। सबसे सस्ता कच्चा तेल हमें मई के महीने में दिया है इराक ने $83 बिलियन पर बैरल का, ठीक है। तो $83 पर बैरल हमें जो है कच्चा तेल यहाँ पर इन्होंने दिया है। रशिया 83.7 पर हमें कच्चा तेल ऑफर कर रहा, सऊदी अरेबिया 89 पर, यूएई 91 पर, यूएस 89 पर, वेनेजुएला 68 पर और नाइजीरिया ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये कच्चा तेल हमें किस किस प्राइस पर मिला और हमने परचेज कितना किससे किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने इराक से जो है जून में 799,000 बैरल पर डे जो है हमने परचेज किया था, यहाँ पर 706,000 बैरल पर डे। रशिया से हमने 21,000। तो रशिया से अगर आप देखें तो जुलाई के मंथ में भी रशिया से पीक पर रहा, सबसे ज़्यादा कच्चा तेल हमने खरीदा और इससे पहले जून के मंथ में भी रशिया से हमने सबसे ज़्यादा कच्चा तेल खरीदा 2,000 बैरल जो है पर डे और उसके अलावा बात करें लगभग 21,000 बैरल पर डे जो है हमने खरीदा। ओवरऑल हमारा कच्चा तेल का जो इंपोर्ट रहा जुलाई के मंथ में 4,519,000 बैरल पर डे और इस बार 4,550, तो लगभग 4,500 बैरल पर डे हमारा जो कच्चा तेल है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो कच्चा तेल हमें देखने को मिलेगा। हाँ, वेनेजुएला अगर हम देखें तो वेनेजुएला आपको सबसे सस्ता देखने को मिल जाएगा, लेकिन वेनेजुएला पर सैंक्शन इम्पोज हो गया है रशिया की तरफ से, तो इसीलिए सबसे कच्चा तेल ऑफर कर रहा है, तो इससे कोई ले नहीं रहा है। और यही हालत वेनेजुएला के साथ साथ यही हालत किसके साथ है, ईरान के साथ भी है ना। ईरान भी काफ़ी कच्चा तेल जो है दुनिया भर में ऑफर करता है, बट बिकॉज ऑफ क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं, यूएस के सैंक्शंस बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो हम इनसे बाई नहीं करते हैं, इनसे हम खरीदते नहीं हैं, है ना। तो वेनेजुएला हो गया, है ना, वेनेजुएला हो गया, इस पर सैंक्शंस री इम्पोज हुए हैं, है ना। ईरान हो गया,
तो इस वजह से वी आर नॉट गोइंग टू बाई अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल फ्रॉम देम, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर तेल जो है हम नहीं बाय कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, है ना। इसके अलावा मैंने आपको कल एक न्यूज़ पढ़ाई थी, है ना, अभी सेशन ओवर नहीं हुआ, सेशन में बने रहिए, है ना। मैंने आपको एक अपडेट पढ़ाया था प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, है ना, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनके लिए पीसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। आधे घंटे का सेपरेट सेशन आज मैंने कर दिया था, काफ़ी लोग लाइव भी थे, जिन्होंने नहीं देखा है ये सेशन जरूर देख लीजिए, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्क थ्रेशोल्ड लेवल 1 क्या है, थ्रेशोल्ड लेवल 2 क्या है, थ्रेशोल्ड लेवल 3 क्या है ना। और एक्शन के लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पूरा चार्ट आरबीआई ने रिलीज किया वो मैंने करा दिया है। ये डिटेल्ड सेशन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कल जो न्यूज़ में था, न्यूज़ में जो हमने पढ़ा था बहुत डिटेल में नहीं था, लेकिन आरबीआई के सर्कुलर से मैंने डिटेल में सेशन करा दिया। आधे घंटे का सेशन है, समय निकाल के इसको जरूर कवर अप कर लीजिएगा, है ना। इसका लिंक मैं भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। तो ये सेशन हमने आज कवर अप कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, नीति आयोग दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि हमारे देश के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। सो फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें, सरकार की अगर तरफ से अगर हम देखें तो सरकार के लिए थिंक टैंक की तरह जो है नीति आयोग काम करता है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो विचार विमर्श के लिए बॉडी है। अभी नीति आयोग की रिसेंटली मीटिंग भी कंडक्ट हो रही थी, उसमें आपने काफ़ी सुना होगा, डिस्प्यूट भी हुआ। डिस्प्यूट इस बात को लेकर हुआ कि ममता बनर्जी जी जो है उन्होंने शायद मीटिंग छोड़कर वो बाहर चली आई थी। उनका ऐसा कहना था कि उनकी आवाज़ को दबाया गया और उनका माइक बंद कर दिया गया। लेकिन निर्मला सीतारमण जी का अगर आप बयान देखें तो उनका कहना कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सबको एक टाइम अलॉट होता है, हर अलग अलग स्टेट्स के सीएम्स वगैरह को, वो टाइम उनका शायद कंप्लीट हो गया था, ऐसा जो भी कुछ है। तो फिलहाल अभी मीटिंग चल रही थी। तो नीति आयोग की तरफ से अभी यहाँ पर क्या है, चलिए उसको छोड़ते हैं, इस पर बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, नीति आयोग ने कहा है कि अगर भारत को, अगर हम देखिए, अगर हम मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री से आगे निकलकर एक डेवलप नेशन बनना चाहते हैं, एक विकसित देश अगर हम बनना चाहते हैं, अगर हम सपना देख रहे हैं कि 2047 तक हमें एट एनी कॉस्ट हमें विकसित भारत बनना है, तो ऐसे में विकसित भारत बनने के लिए अगले 20 से 30 साल तक हमें ऑन एन एवरेज 7 से 10% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट, जीडीपी की जो विकास दर है वो 7 से 10% के साथ रहेगी, इन दैट केस हम आगे आने वाले समय में जो हमारा जो सपना है 2047 तक विकसित भारत बनने का, वो सपना हम तभी साकार कर सकते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन एन एवरेज 7 to 10% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो फिलहाल इस साल की अगर बात करें, आगे साल की बात करें तो 7-7.5-8% के राउंड रेंज पे तो हम चल रहे हैं, बट विल हैव टू पेस अप अवर ग्रोथ फर्दर मोर, है ना। हमें अपनी ग्रोथ को और ज़्यादा पेस अप करना पड़ेगा, सो दैट हम ऑन एन एवरेज 7 से 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा, अगर वाकई में हमें मिडिल ट्रैप या फिर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज से बाहर निकल के विकसित भारत या फिर डेवलप कंट्री का स्टेटस हमें चाहिए। तो ऐसे में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में अगर हम एक्सपेक्टेशन यहाँ पर अगर हम देखते हुए चलें, लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो लिटरेसी रेट, साक्षरता की अगर बात करें तो लिटरेसी रेट आपको 77% देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है 2027 तक 100%। उसके बाद फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर देखें तो 37% से बढ़ के 17%, 70% से ज़्यादा फीमेल पार्टिसिपेशन हमें करना होगा। ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 122 के रैंक से हमें टॉप 10 में आना होगा। स्किल्ड लेबर फोर्स जो भी हमारे पास 32% है, उसको 100% करना होगा। इंडस्ट्री का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो भी फिलहाल 28% है, उसको 34% करना होगा। और पॉपुलेशन जो है 1.4 बिलियन से बढ़ के 1.6 बिलियन तक हमारी पहुंच जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ तक मेरे को लग रहा है, अभी मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, या 2027 की जगह 2047 होना चाहिए। एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, जैसे जहाँ तक मैंने अंदर डिस्कस किया था, हाँ 2047 शायद मेंशन है। इंडिया नीड्स टू ग्रो एट सब्सटेंशियल 7 to 10% ग्रोथ रेट, अगले 20 से 30 साल में हमें इतना करना होगा, ठीक है। और अगर हम डेवलप नेशन बनना चाहते हैं तो हमारे पास जो पर कैपिटा इनकम है, जो प्रति व्यक्ति आय है, वो लगभग $18,000 पर एनम हमें सालाना करनी होगी। और 2047 तक हमें 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना होगा। अगर हम ऐसा सब कुछ चाहते हैं, सो विल हैव टू ग्रो ऑन एन एवरेज 7 to 10% जीडीपी ग्रोथ रेट, है ना। तो जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ हमें इतना आपको बढ़ना पड़ेगा। 9th जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई, अटेंडेड बाई डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स, जैसे मैंने अभी आपको उसके बारे में बताया, डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, है ना। तो भारत के कल्चरल पर्सपेक्टिव्स वगैरह से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। वर्क फोर्स लेबर वगैरह एक्टिविटीज़, है ना, इन सबको हमें पूरी तरीके से बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम अकाउंट्स 20% ग्रोथ के साथ अगर हम बढ़ें तो दिस इज़ द न्यूमरस अपॉर्चुनिटी लाइकली टू लास्ट टिल 2047, है ना। तो यार वो 2047 ही लिखा, वो बाई मिस्टेक जो है
मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज 2047, ये 2024 से 2047 है। हम खुद ही सोचे यार, ये 77% से हम कहाँ जो है 100% चले जाएंगे अगले जो है 3 सालों में। सो इट्स 2047। तो 2047 तक हमें इतनी पर्टिकुलर परसेंटेज ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलेगी। ग्लोबल जेंडर गैप जो इक्वालिटी इंडेक्स है 122 से टॉप 10 में आना होगा। स्किल्ड लेबर फोर्स को 32% से बढ़ा के 100% करना होगा। इसमें जो सबसे क्रूशियल जो रोल प्ले हमें देखने को मिलेगा दैट इज स्किल्ड लेबर फोर्स, है ना। वी नीड मोर एंड मोर स्किल्ड लेबर फोर्स, है ना। और जो है इसको बढ़ाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम ये नहीं बढ़ाएंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम प्रोस्पेक्टिव पर अच्छे तरीके से फोकस नहीं हो पाएंगे। तो वो हमारे लिए एक जो है सबसे क्रूशियल रोल प्ले करते हुए देखने को मिलेगा। लगे हाथ मेरे को नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन और नीति आयोग के CEO कौन है, उनका नाम फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कई बार हमने डिस्कशन किया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे पहले अगर आपको याद हो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे यहाँ पर 5 ईयर प्लान्स चला करते थे। क्या चला करता था? पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स चलते थे हमारे देश में, जिसमें हम 5-5 साल के टारगेट को रखकर वहाँ पर काम करते थे। उस समय हमारे पास हुआ करता था प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग जिसको हम कहते थे, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हमारे देश में हुआ करता था। लेकिन अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन और योजना आयोग को क्या किया गया? स्क्रैप अप कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया, और उनकी जगह हमें जो है नया इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिला, एंड दैट न्यू इंस्टीट्यूशन इज बेसिकली नोन एज नीति आयोग। उस नए इंस्टीट्यूशन को हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। अच्छा, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के काम करने के तौर तरीके में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पिछले जो है हमारे पास प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग हुआ करता था, उसमें अप्रोच जो थी वो टॉप टू बॉटम मॉडल थी। टॉप टू बॉटम मॉडल अप्रोच का मतलब क्या हुआ? द बिग प्रॉब्लम, है ना, जो बड़ी समस्या है उसको हम सॉल्व करते हुए छोटी प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगे, है ना। तो इसको टॉप टू बॉटम मॉडल अप्रोच कहते हैं। जैसे स्टेट लेवल अप्रोच हो गई, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गई, ब्लॉक लेवल होगी, फिर विलेज लेवल अप्रोच होगी। ऐसे टॉप टू बॉटम मॉडल अप्रोच हम देखते हैं। द स्टेट participations were used to be very less within the planning commission and the योजना आयोग। पुराने जो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग में राज्यों की हिस्सेदारी कम होती थी। राज्यों से ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट्स को नहीं पूछा जाता था, और ना ही नीचे बॉटम लेवल से रिपोर्ट्स कलेक्ट की जाती थी। बट दैट अप्रोच हैज़ टोटली चेंज। वो अप्रोच आपको पूरी तरीके से चेंज आपको देखने को मिलेगा। और नीति आयोग के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? नीति आयोग के अंदर आपको बॉटम अप अप्रोच देखने को मिलेगी, जिसमें रिपोर्ट्स विलेज लेवल से कलेक्ट की जाती है, फिर ब्लॉक लेवल से, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से, फिर स्टेट लेवल तक, और फिर वो रिपोर्ट फाइनली नीति आयोग के पास जाती है। नीति आयोग के अंदर जो फंड एलोकेशन है वो डायरेक्टली कर दिया जाता है, बट पुरानी योजना आयोग में प्लानिंग कमीशन के अंदर पैसा कई जगह से, कई स्टेजेस से होके आता था। तो वहाँ पर सब्सिडीज़ की लीकेजेस वगैरह या प्रोजेक्ट्स डिले वगैरह जैसे होने के और जो है चीज़ें थी। वो बहुत बड़ा मेंबरशिप हुआ करता था। यहाँ पर टेम्परेरी मेंबर्स हम टाइम टू टाइम एडहॉक पर अपॉइंट करते, चेंज करते रहते। तो काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इसमें किया गया। अब इसका कितना इम्पैक्ट होता है वो आने वाला समय भी बताएगा, बट स्टिल नीति आयोग अभी तक फिलहाल आपको काफ़ी अच्छा काम करते हुए देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, नीति आयोग के आप लोगों ने बता दिया। नीति आयोग के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो नीति आयोग के चेयरपर्सन के तौर पर आपको प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब देखने को मिल जाएंगे। वाइस चेयरपर्सन के तौर पर मिस्टर सुमन के बेरे, और जो है आपको CEO के तौर पर जो है सुब्रमण्यम साहब आपको देखने को मिल जाएंगे, मिस्टर BVR सुब्रमण्यम। सर क्या BCA कोर्स हेल्पफुल है फॉर द बैंक जॉब? देखिए, अगर आपने BA का रखा हो, BCA का रखा हो, MBA का रखा हो, BTech का रखा हो, कुछ भी का रखा हो, फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव बस ग्रेजुएशन चाहिए। वी नीड ग्रेजुएशन। बैंकिंग के एग्जामिनेशन को, किसी भी पर्टिकुलर बैंक के एग्जाम को देने के लिए यू नीड ग्रेजुएशन। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है सो यस यू कैन गो फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन। अब आपने कोई भी स्ट्रीम से कर रखा हो, दैट डजंट मैटर एट ऑल, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का ऐसा कहना है, तो हमने देखा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक बात पर चर्चा की थी, एक बात पर लंबी चौड़ी चर्चा की थी। अगर आपको याद हो, लंबी चौड़ी चर्चा हमने इस बात पर की थी कि हमारे देश की अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो हैं मिस्टर शक्तिकांत दास, जो कि 25 नंबर RBI गवर्नर हैं, मिस्टर शक्तिकांत दास साहब का ऐसा कहना था कि हमारे देश में जो है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जा रहा है, हमारे पास जो है डिपॉजिट्स, है ना, हमारे पास जो पैसा, लोगों के पास जो डिपॉजिट्स है और जो लोगों के पास पैसा है, वो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर लोग जो सेविंग्स में जो पैसा रखते थे
वो सेविंग का जो पैसा है वो लोग जो है बैंकों में रखना पसंद करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग जो है पैसा बैंकों में ना रखने की बजाय लोग जो है अदर इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा जमा कर रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे म्यूचुअल फंड्स में लोग पैसे डाल रहे हैं, इक्विटी मार्केट में पैसे डाल रहे हैं, मतलब शेयर बाजार में पैसे डाल रहे हैं। ऐसे अलग अलग बहुत सारे लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टमेंट के खोज लिए हैं और लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट देखने को मिलेगी, जो कि ये रिपोर्ट आपकी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, हाउस होल्ड सेविंग्स रिवायर्ड है ना, और नॉन बैंकिंग सेविंग स्टिल अ ट्रेल एल ग्लोबल पीएस की अगर बात करें तो ठीक है, हमारा पैसा अलग अलग जगह जा रहा है, बट स्टिल अभी हम ग्लोबल लेवल से अगर हम देखेंगे ना, तो अभी भी हम पीछे हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो डोमेस्टिक जो हाउस होल्ड सेविंग, लोग जो घरेलू बचत करते हैं, उसमें ज़्यादातर पैसा लोग जो ट्रेडिशनल तरीका है कि बैंक में जमा करते थे। लेकिन अब ये ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब लोग पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालने लगे हैं, डायरेक्ट इक्विटी में डाल रहे हैं, इंश्योरेंस में, पेंशन स्कीम्स में डाल रहे हैं। और ये जो ट्रेंड है ये रिसेंटली अंडरस्कोर किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इंडिया के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास ने। अब चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो लगभग 61.2 ट्रिलियन रुपीस की एसेट की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमारे देश में भी मैनेज करती है, जो कि ऑलमोस्ट थर्ड ऑफ अ बैंक डिपॉजिट है। बैंक का लगभग 1/3 हिस्सा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, विच स्टैंड ऑलमोस्ट 213 ट्रिलियन है ना। बैंक्स की अगर बात करें तो बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स है वो 213 ट्रिलियन है, जिसमें म्यूचुअल फंड में पैसा भी 61.2 ट्रिलियन ही आया है, अप फ्रॉम जस्ट 15% ड्यूरिंग द कोविड पीक 19। कोविड से अगर हम बात करें तो कोविड से जस्ट 15% ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा जो है म्यूचुअल फंड्स में आया। तो इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है यहाँ पर 15% अब देखने को मिल रही है, जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला गया। तो यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट जो है यहाँ पर बनाई है, और ये चूंकि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग एजेंसी है तो इसके डेटास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। नज़र क्या है हमारे पास, क्या ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है। तो हमारे पास कैश एंड बैंक डिपॉजिट, ये जो ब्लू कलर का बार है ये आपको देखने को मिला, कैश और बैंकों में कितना डिपॉजिट है, कितना % लोगों के पास पैसा है। और ये अदर सेविंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक मार्केट होगा, इक्विटी मार्केट हो गया, पेंशन फंड्स हो गया, इंश्योरेंस में, अलग अलग जगह जहां पैसा लोग रख रहे हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें इस पर्टिकुलर डेटा के प्रोस्पेक्टिव से, तो चाइना में अगर हम देखें तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100% प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो चाइना के अंदर जो अदर सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां 63% लोग पैसा रखते हैं और बैंक में पैसा रखते हैं 37%। इंडिया में देखें तो इंडिया में पैसा लोग बैंक में रख रहे हैं 43% और 57% अदर जगह लोग पैसा रखना पसंद कर रहे हैं। जापान में देखें 46% लोग पैसे बैंक में रखते हैं, 54% बाकी जगह इन्वेस्ट करते हैं। बट जैसे जैसे आप डेवलप नेशंस की तरफ जाएंगे वहां क्राइटेरिया बदल जाता है। जैसे अगर आप देखें यूके को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, यूएस को देखें, तो यहाँ सिनेरियो चेंज है। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर ज्यादा जो है बैंकों में जो डिपॉजिट का परसेंटेज है, द बैंक्स सिनेरियो इज वेरी हाई, बैंक्स में डिपॉजिट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, और बाकी अदर इंस्ट्रूमेंट्स में, अदर सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में परसेंटेज में जो पैसा है वो आपको कम इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो ये अगर सिनेरियो जो है चेंज हो रहा है और बैंक्स के पास अगर डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं रहेंगे, सो दैट कैन बी अ बिग कंसर्न। ठीक है, अब ये रीजन क्या है इसका सुनिएगा, इसका कारण क्या है। बैंक्स लूज ग्राउंड टू म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटीज, ग्लोबल बेंचमार्क डिस्टेंस जो है अगर हम देखें तो उसके हिसाब से आपको चेंज होते हुए सिनेरियो देखने को मिलेगा। और अनबैंक्ड जो है वाटर्स इंडिया सेवर्स सेल फॉर अ न्यू फाइनेंशियल सोर्स, है ना। तो ये जो सिनेरियो चल रहा है इसकी वजह से थोड़ा सा हमें बैंकिंग सिस्टम की तरफ थोड़ा सा एक चिंता का विषय आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नॉर्मल इकोनॉमीज हैं, जो ट्रेडिशनल हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके हिसाब से तो हम ठीक ठाक ऑलमोस्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट व्हेन इट गो फॉर द डेवलप नेशंस, तो डेवलप नेशंस में अगर आप देखें सो द बैंक शुड बी वेरी फाइनेंशियल हेल्दी, और बैंक्स को फाइनेंशियली काफ़ी हेल्दी होने के लिए बैंक नीड डिपॉजिट्स, और ऐसे में कैश एंड बैंक डिपॉजिट जो है बैंक्स के अंदर ज़्यादा वहाँ पर होना पड़ेगा, और परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर अदर सेविंग जो इंस्ट्रूमेंट्स है वहाँ पर आपको गिरावट आपको देखने को मिलेगी। सो डेटा जो ये कंपाइल किए गए मार्च 2024 तक का कंपाइल है, रीसेट दिसंबर, कंप्राइजेस इक्विटीज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन एंड अदर इंस्ट्रूमेंट। तो अदर इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें तो उसमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दैट्स व्हाई द गवर्नर इज बेसिकली हाईलाइटिंग हियर, बट स्टिल यहाँ पर
अभी भी हम, चूंकि हमारे बैंक्स अब वॉर लेवल पर, आज ही बिजनेस स्टैंडर्ड में न्यूज़ थी कि हमारे बैंक्स अब थोड़ा सा वॉर लेवल पर डिपॉजिट लाने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज अ वेरी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बैंक्स होल्डिंग्स स्टिल बिलो द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड सम ऑफ इट्स इमर्जिंग पेयर्स, एंड अकॉर्डिंग टू द गोल्डमैन सैक्स ने कहा देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द हाउस होल्ड सेविंग, लोगों के पास बचत का पैसा बढ़ा है, लेकिन नॉन बैंक जो अल्टरनेटिव्स हैं उनमें ज़्यादा लोग जो है पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी हुई है। अब गवर्नमेंट का एफर्ट है टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एमंग अदर डिपॉजिट्स ऑल्सो। इसकी वजह से इंडियन हाउस होल्ड जो इन सब कुछ करने की वजह से सेविंग एलोकेशन टुवर्ड्स नॉन बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स वेल बिलो आपको देखने को मिलेगी। और डेवलप मार्केट्स की अगर बात करें, जैसे इमर्जिंग मार्केट पीयर से जैसे साउथ कोरिया है, ताइवान है, इंडिकेट करते फर्दर स्कोप, जिसकी वजह से आपको पैसा आने वाले समय में यहाँ पर भी जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड सेविंग इन कैश एंड बैंक डिपॉजिट हमें देखने को मिल रहा है, एंड अदर सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का क्लासेस हमें देखने को मिल रहा है। इसमें डेवलप कंट्रीज की अगर बात करेंगे, सो दे आर हैविंग अ वेरी हाई डिपॉजिट्स दिस विद इन दिस वन। देखिए इतने पॉइंट्स क्लियर है सभी को? चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए आप लोग, है ना। चलिए, तो ये पॉइंट्स हमने देखा यहाँ पर किस तरीके से हमें चीजें देखने को मिल रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कहीं ना कहीं तलवार आपको लटकती हुई देखने को मिल सकती है किस पे, फिनटेक कंपनीज पर। फिनटेक कंपनीज के बारे में मैंने पहले भी आपके साथ चर्चा की है, एंड अगेन द फिनटेक कंपनीज आर इन द रडार। आरबीआई की नजर जो है पूरी तरीके से फिनटेक कंपनीज पर लगी हुई है। आपको याद हो मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, एक कहानी बताई थी, और एक इस वर्ड को बताया था, म्यूल अकाउंट। याद आ रहा है कुछ? जिसमें छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस करके 1000 रुपए, 500 रुपए, है ना, 1500 रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शंस करके काफ़ी फर्जीवाड़ा हमें देखने को मिला था, है ना। और दिन भर में पूरा जो पैसा आता था यूपीआई के थ्रू, और उसको रात में विड्रॉल कर लिया जाता था, मतलब सेम डे विड्रॉल कर लिया जाता था। और म्यूल अकाउंट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा अकाउंट जो कि किसी दूसरे पर्टिकुलर बंदे के थ्रू अकाउंट ऑपरेट किए जा रहे हैं, उनको म्यूल अकाउंट कहते हैं। जैसे मेरा खाता आप यूज़ कर रहे हो, उसमें डिपॉजिट ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर रहे हो, सो दैट्स अ म्यूल अकाउंट। तो इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आरबीआई ने ऑलरेडी काफ़ी वार्निंग दे रखी है। अब आरबीआई की जो सबसे ज़्यादा चिंता है वो छोटे लोन्स को लेकर है। आरबीआई हालांकि छोटे लोन्स को लेकर ज़्यादा चिंता करता नहीं, लेकिन फिनटेक कंपनीज ने इतने बड़े लेवल पर जो है छोटे लोन डिसबर्स कर दिए हैं कि फिनटेक कंपनीज के रेगुलेशन के लिए हमने सिर्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एसआरओ वाला जो है सिस्टम लाया था। बहुत अच्छा, जीरो वॉश आउट वाला हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि सारा पैसा दिन भर आया, शाम को पूरा वॉश आउट कर दिया। तो वो सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिले हैं, दैट्स वाई द आरबीआई इज वरी। तो यहाँ पर आरबीआई ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को अगर आप देखेंगे तो इसमें बताया है कि स्मॉल जो पर्टिकुलर हमारे डिपॉजिट्स हैं, स्पेशली जो लोन है अंडर 50,000 रुपीज़ आर ऑन द आरबीआई रडार, जिसमें स्पेशली जो आरबीआई चिंता कर रहा है कि इनकी फिनटेक कंपनीज की। रेगुलेटर वांट्स बैंक्स एंड फिनटेक कंपनीज टू रिव्यू एक्सपोजर लिमिट्स फॉर द कंज्यूमर क्रेडिट। जो कंज्यूमर को जो छोटे छोटे लेवल पर लोन जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दैट इज अ बेसिकली बिग कंसर्न फॉर द एंटायर इंडस्ट्री। ठीक है, और ये हमारे पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बड़ा कंसर्न है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए कभी भी कोई भी क्राइसिस, दुनिया का आप कोई भी क्राइसिस उठा के देखेंगे, चाहे वो आप 2007 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जिसको हम सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं उसकी बात करें, चाहे 2011 में थोड़ा सा टेपरिंग इफेक्ट आया था उसको अगर आप देखें, जिसमें लिक्विडिटी ऑफ मनी अचानक कम कर दी गई थी, बाजार पूरा इकोनॉमी ही कोलैप्स हो गया था मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की। तो कभी भी कोई चीज़ अचानक से नहीं होती, धीरे 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 आपको देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूँ, कोई डिजीज़ अचानक नहीं होती है ना। अचानक मतलब जैसे कोई भी डिजीज़ आप देखें तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पर अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो वो फिर डिजीज़ धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और तब वो डेडली डिजीज़ होती है। हम कहते हैं ना, कोई भी बीमारी अगर शुरुआत में अगर उसका इलाज कर दिया जाए, शुरुआत में अगर उसको ट्रीटमेंट मिल जाए प्रॉपर, उसकी रेमेडीज हम कर दें तो हम उससे बच सकते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। बट अगर स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो बड़ी समस्या बन सकती है। जब इकोनॉमी बूम पर होती है या फिर जब इकोनॉमी अच्छा कर रही होती है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी इग्नोर होती रहती हैं, उनको हम लोग ज़्यादा नोटिस नहीं करते और वो बड़ा इंपैक्ट नहीं क्रिएट करती। लेकिन जब यही इकोनॉमी का डाउनफॉल क्रिएट होता है, डाउनफॉल स्टार्ट होता है या डाउनफॉल आता है, इकोनॉमी में गिरावट आपको देखने को मिलती है, तो यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी इकोनॉमी को कोलैप्स कर देती हैं। और ऐसा ही अमेरिका में देखने को मिला था 2007 के समय में। उससे पहले अमेरिका का रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बढ़िया चल रहा था, बैंक घर खरीदने के लिए लोन लगातार लोगों को दे रहे थे,
जो एलिजिबल है उसको भी पैसा लोन दे रहे थे, मतलब प्राइम कस्टमर्स को तो दे ही रहे थे, लेकिन जो एलिजिबल नहीं है घर का लोन लेने के लिए उसको भी पैसा खूब बांट रहे थे, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी चल रही थी। बट वही जब हाउसिंग बबल अमेरिका का बस्ट होता है और उसके बाद स्टार्ट होता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो पूरी दुनिया पर वो बड़ा असर डालता है। और ये सब हमारे लिए स्टार्टिंग में छोटी छोटी वार्निंग्स है आरबीआई की तरफ से। एंड द आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर शक्तिकांत दास ने ओवर द टाइम ड्यूरेशन बहुत ही अच्छा काम किया है। और किसी भी पर्टिकुलर बंदे का जो कैरेक्टर है, रियल कैरेक्टर, रियल पर्सनालिटी, वो टफ सिचुएशन में निकल कर आती है। और जैसा आरबीआई ने करके दिखाया, गवर्नर साहब ने काफ़ी अच्छा काम किया। तो लगातार बैंक्स को वार्न कर रहे हैं, चाहे डिपॉजिट्स को लेकर हो जाए, चाहे एनबीएफसीज को लेकर हो जाए, चाहे फिनटेक कंपनीज को लेकर हो जाए, चाहे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर हो जाए। आपने देखा होगा लगातार सुपरवाइजरी जो एक्शन है फ्रॉम द सेबी साइड, लगातार रूल्स में, रेगुलेशंस में अपडेशन, प्लस एज वेल एज फ्रॉम आरबीआई साइड कंटिन्यूअसली जो एक्शंस हैं वो आपको होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड ओवरऑल द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट किसी भी तरीके से जो फ्यूचर में जो क्राइसिस हो सकता है उसके लिए अभी से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके चलना। वो ठीक है, हम ओवरऑल इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, दैट्स एवरीथिंग, बट कोई भी इकोनॉमी जो है 6 महीने के अंदर कोलैप्स हो सकती है प्रॉपर अगर मेजर्स नहीं लिए गए। एंड दैट्स व्हाई दैट आरबीआई इज वेरी मच कंसर्न फॉर दिस वन। इसलिए आरबीआई बहुत ज़्यादा कंसर्न है इन चीज़ों को लेकर, ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो आरबीआई के लिए एक बड़ा कंसर्न आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, इसके अलावा कंसर्न की हम बात कर ही रहे थे, तो लो एक और कंसर्न आ गया, इसको भी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई थिंक अब ये वर्ड आप लोगों को दिमाग में बैठ गया होगा, इस पर भी मैं सेपरेट सेशन मोस्ट प्रॉब्ली कल कर दूंगा, ठीक है। तो इस पर भी हम लोगों ने बात की थी। अभी हाल ही में हमने डिस्कशन किया था कि आरबीआई ने टाइटर नॉर्म्स जो है वो ले आए हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के लेके। मैंने आपको रन ऑफ फैक्टर बताया था। रन ऑफ फैक्टर क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर बैंक से डिपॉजिट कितनी तेजी से विड्रॉल हो रहे हैं उसको हम लोग मेजर करते हैं रन ऑफ फैक्टर से। मैंने आपको बताया था इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग को लेकर आरबीआई ज़्यादा कंसर्न है। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के लिए जो हमारा स्टेबल रन ऑफ फैक्टर है वो है 10%, लेकिन जो अनस्टेबल रन ऑफ फैक्टर है इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग के लिए उसको आरबीआई ने 5% से बढ़ाकर अनस्टेबल वाला कर दिया है 15% का। और बैंकों से कहा है कि नाउ यू नीड टू मेंटेन अ हायर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जिसको 5% अप कर दिया है। और ऐसे में जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बढ़ा है तो बैंक्स विल हैव टू मेंटेन मोर लिक्विडिटी विद देम सो दैट कि वो लोगों का पैसा जो है, लोगों को फंड्स जो है वो प्रोवाइड कर सकें, लोगों को पैसे वो हम दे सकें। और ये जो इस पर जो फीडबैक्स है वो आपको बैंक्स जो है प्रोवाइड करते हुए अगस्त के एंड तक आपको देते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो अगस्त के एंड तक बैंक्स इस पर अपना फीडबैक जो है डिपॉजिटर्स वगैरह का उसको जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे और देखेंगे कि पर्टिकुलर इस पर क्या एक्शन होता है और इस पर क्या फर्दर अपडेट आता है। बट ये एक इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज किया गया था, जिस पर भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा सुन लीजिए क्या है। देखिए, दो चीज होती है ड्राफ्ट, एक तो होता है ड्राफ्ट, एक होता है गाइडलाइंस। दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूं, क्योंकि अक्सर मैं ये वर्ड यूज करता रहता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, ड्राफ्ट क्या होता है कि मतलब आरबीआई ऐसा करने की सोच रहा है, तो आरबीआई के दिमाग में कोई आइडिया आया कि यार इसके लिए ऐसा ऐसा नियम लाते हैं, तो इसके लिए क्या करता है आरबीआई एक ड्राफ्ट तैयार करता है कि ये हम काम करेंगे, ड्राफ्ट पब्लिश करता है। फिर उसमें जिनको वो रेगुलेट करा, जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, उस पर अपना फीडबैक देती हैं। अच्छा सर, हम ऐसे ऐसे ऐसा कर लो, नहीं ऐसा कर लो, तो वो तो ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट में आगे चल के भविष्य में चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फीडबैक। अगर रेगुलेटर चाहे, आरबीआई चाहे तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। लेकिन जो गाइडलाइंस होती हैं, गाइडलाइंस पे चेंजेस नहीं होता। गाइडलाइंस आर द रूल फॉर द बैंक्स, या जो रेगुलेटेड एंटिटीज उनके लिए रूल्स हैं। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था किसके बारे में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए आरबीआई ने पीसीए फ्रेमवर्क की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। वो गाइडलाइंस हैं 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी और बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को ग्लाइडेड पाथ जो है 31 मार्च 2026 तक का दिया गया है। वो गाइडलाइंस है, वो लागू ही होंगी। पीसीए फ्रेमवर्क तो आपको लागू हो गया। हम लोगों ने पढ़ा था लोन की प्रोविजनिंग के बारे में कि लोन की प्रोविजनिंग के लिए आरबीआई नई गाइडलाइंस ला रहा है, जिसमें 5% की प्रोविजनिंग हो सकती है प्रोजेक्ट फाइनेंस के लोन में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन में। वो क्या है, वो ड्राफ्ट था, अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो गाइडलाइंस या फिर जो आरबीआई के सर्कुलर्स होते हैं वो इंप्लीमेंटेशन के लिए होते हैं, मतलब ये नियम आगे लागू हो रहा है। ड्राफ्ट क्या होता है, आरबीआई का थॉट प्रोसेस कि अब हम ये चीज करने जा रहे हैं और इसमें बताइए आप लोग क्या क्या हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ड्राफ्ट से भी क्वेश्चंस बनते हैं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं गाइडलाइन से। हाँ, ड्राफ्ट ईमेल टाइप गाइडलाइंस नहीं, ड्राफ्ट ईमेल टाइप गाइडलाइंस नहीं है। ड्राफ्ट आता है उस पर, आरबीआई के वेबसाइट पर आता है, नोटिस में अपडेट में,
ड्राफ्ट जो होता है, आरबीआई का जो ड्राफ्ट होता है वो बिल्कुल गाइडलाइंस में आता है। नहीं, वो ईमेल वाला ड्राफ्ट मत समझिए। ईमेल वाला तो ड्राफ्ट वो होता है जो चीज़ आप किसी को सेंड करना चाहते हैं, फेल्ड हो गया तो आपके ड्राफ्ट में चला जाता है, वो अलग चीज़। हाँ, ड्राफ्ट मतलब ऐसा ऐसा हम करेंगे, कर लिया जाए कि ना कर लिया जाए, पूछा जाता है, बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। गाइडलाइंस मतलब हम ये कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को क्लियर हैं। तो वंस अगेन मैं आपको बता दूं, ट्रिपल वैलिडिटी का बेनिफिट का ऑफर चल रहा है। 12 मंथ्स की 6 मंथ्स का जो कोर्स है वो 12 मंथ्स की वैलिडिटी और प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा 15 मंथ्स की वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी बैंक महापैक में, जिसमें आपको मेरा लक्ष्य फाउंडेशन बैच, सभी फैकल्टीज़ के प्रैक्टिस बैचेस, IBPS क्लर्क के बैचेस, RRB के बैचेस, ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं एक ही जगह बैंक महापैक में। 9 बजे मेरा एक और सेशन है, RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स RBI ने रिलीज़ किया है, तो 9 बजे एक और सेशन, उसमें भी जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, हार्डली 10 मिनट के बाद वो मैं सेशन स्टार्ट करूंगा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का। ठीक है, और वो भी बहुत सेशन इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कवर अप करेंगे। तो ट्रिपल वैलिडिटी का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा, एंड जिसमें आपको 15 मंथ्स की वैलिडिटी आप बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द बैंक महापैक। ठीक है, इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है Y856, जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 79% का ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी प्लस 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ठीक है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो 1-2 दिन की और PDF है आपकी, वो सब कुछ मैं एक साथ आज जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं 9 बजे वाले सेशन में, जिसमें हम लोग बात करेंगे RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना करते हैं।